मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस गाथा में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये 1955 का अधिनियम संख्यांक 25 है, ठीक है। और यह 18 मई 1955 को लागू हुआ था, यानी कि प्रवृत्त हुआ था। 18 मई 1955 को यह जो है प्रवृत्त हुआ था या लागू हुआ था। भारतीय गणराज्य के छठे वर्ष। आगे बढ़ते हैं। धारा 1 है संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पे होगा, जबकि धारा 370 हटने के बाद जो है इसकी कोई प्रासंगिकता अब नहीं रह गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम लागू होता है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हैं। वीर शैव का मतलब होता है, जो शिव की पूजा करते हों। लिंगायत का मतलब होता है जो शिवलिंग की पूजा करते हों। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ये जो तीनों समाज हैं, ये आधुनिक काल में जो है, आज के 200-300 साल पहले जो है ये जो है आए थे अस्तित्व में। 200 साल पहले मान के चलिए, जो हिंदू धर्म की जो बुराई है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, इनको भी हिंदू माना जाएगा। ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, धर्मतः जैन हो, बौद्ध हो और सिख हो, उसको भी हिंदू माना जाएगा या उस पर लागू होगा यह अधिनियम, ठीक है ना। यह अधिनियम उन पर भी लागू होगा, हिंदू विवाह अधिनियम। ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्र में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या हिंदू न हो या यहूदी न हो, ठीक है ना। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, इन पर यह लागू नहीं होगा जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए, ठीक है। ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी पर लागू नहीं होगा। पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है कि हिंदू विधि किस पर लागू होगा, ठीक है ना। तो इसमें पारसी और यहूदी, जबकि सभी लोगों को पता है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम विधि पर तो लागू नहीं होगा, लेकिन पारसी और यहूदी के संदर्भ में उनको थोड़ा सा जो है भ्रमित हो जाते हैं वो, तो पारसी और यहूदी पर भी लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण। अब यह स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, धर्म या सिख है। स्पष्टीकरण का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा और लिबरल कर दिया गया है, इस परिभाषा को थोड़ा सा और उदार बना दिया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। जब किसी भी अधिनियम में स्पष्टीकरण और अपवाद दिया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी एक्ट को, जब किसी धारा में स्पष्टीकरण और अपवाद दिया हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उस धारा को और उदार बना दिया गया है, ठीक है ना, और क्लियर कर दिया गया है या और उदार बना करके बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अपत्य, अपत्य का मतलब होता है छोटा बालक, अपत्य मतलब बच्चा, धर्मज है या अधर्मज, जायज है या नाजायज। धर्मज का मतलब जायज, अधर्मज का मतलब होता नाजायज। जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, उसको जो है हिंदू अधिनियम उस पर लागू होगी। ख कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता पिता में से कोई एक या माँ या पिता कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध या जैन या सिख हो और जो जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका माता या पिता सदस्य है या था, ठीक है ना, तो उसको जो है हिंदू माना जाएगा। इसमें समझाने के लिए कोई विशेष नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई हिंदू है वह मुस्लिम बन गया, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं संपरिवर्तन। फिर दोबारा जो है मुस्लिम से वो हिंदू आ गया, इसको कहते हैं प्रतिसंपरिवर्तन।
ठीक है ना। कोई हिंदू है वह मुस्लिम बना या क्रिश्चियन बना या ईसाई बना, इसको कहते हैं संपरिवर्तन। लेकिन फिर उसके बाद जो है वह व्यक्ति जो है हिंदू मुस्लिम या सिख हिंदू मुस्लिम सॉरी या मुस्लिम या क्रिश्चियन के बाद वो फिर से जो है दोबारा हिंदू धर्म अपना लेता है, तो उसको कहते हैं प्रतिसंपरिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया खंड 2। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे जनजात के सदस्य को जो अनुच्छेद 366 खंड 25 के अर्थ में अनुसूचित जनजाति हो लागू नहीं होगी। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 366 में जो जनजाति दी गई है उस पर यह लागू नहीं होगी। जब तक कि केंद्रीय सरकार जो है गजट द्वारा, जो गजट का मतलब वो सरकारी घोषणा पत्र, गजट द्वारा यह घोषित नहीं कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में जाएं, इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो, यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिभाषा पे आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। परिभाषा है धारा 3 क रूढ़ि और प्रथा। धारा 3 क रूढ़ि और प्रथा ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक या निरंतर, जो ऐसी ऋण या प्रथा उसको कहते हैं जो दीर्घकाल तक और निरंतर चले, लंबे समय से निरंतर लगातार चली आ रही हो, उसमें एक रूपता हो, उस जो ऋण और प्रथा उसमें एक रूपता का अनुपालन किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समूह कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। ठीक है ना। और इसने जो है विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया। जैसे मान लीजिए एक समुदाय है जिसमें यह प्रथा है कि लड़के या लड़की की शादी जो है सामूहिक होती है। जैसे किसी दिन या शिवरात्रि के दिन जो है वो लोग एक मंदिर पे इकट्ठा होंगे और जिस लड़की को या जिस लड़के को कोई लड़की या लड़का पसंद है तो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो यह लंबे समय से चली आ रही है, तो विवाह का एक तरीका रूढ़ि प्रथा के अनुसार जो है स्थापित हो गया है। ठीक है। तो इसी एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया। परंतु यह जब तक कि वह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो। दूसरा कंडीशन इस रूढ़ि प्रथा पर यह लगाया गया कि यह जो नियम निश्चित हो, अनिश्चित नहीं हो। ठीक है ना। नियम निश्चित यानी कि वह जो मेला या समारोह होता है वह जो है शिवरात्रि के दिन ही हो या जिस दिन उनका निश्चित किया गया उस दिन ही हो, और अयुक्तियुक्त न हो। अयुक्तियुक्त न हो मतलब कानून संगत हो, और लोकनीति के विरुद्ध न हो, अर्थात मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं हो, अनैतिक न हो। ठीक है ना। कि फुहड़ता उसमें बहुत ज़्यादा हो, उसको नहीं माना जाएगा। परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो ऐसे कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न की गई हो। यदि यह नियम एक बहुत ही छोटे स्तर पे, एक पारिवारिक स्तर पर लागू की गई है, तो वह निरंतरता लगातार लागू हो, वह जो रूढ़ि प्रथा हो हमेशा चलता रहे, बंद न हो, पारिवारिक स्तर पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख है जिला न्यायालय। ठीक है ना। जिला न्यायालय। चलिए ग है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। जिला न्यायालय के बारे में कुछ विशेष नहीं है, बस आप समझिए कि पारिवारिक न्यायालय को जिला न्यायालय के समतुल्य माना जाता है, बस इतना समझिए आप। प्रधान सिविल न्यायालय ये जो है पारिवारिक न्यायालय को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वह एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो। ठीक है। और अर्ध रक्त से तब कहा जाता है जब वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। जैसे अब दिखाते हैं आपको। जैसे ए और बी, ए पुरुष है और बी उसकी बीवी है, इससे एक बच्चा पैदा हुआ सी। अब ए ने जो है दूसरी शादी कर ली डी से, इससे एक बच्चा पैदा हुआ ई। ठीक है ना।
तो सी पहला बच्चा है पहली पत्नी से, तो ये पूर्ण रक्त हो गया, ये जो है अर्ध रक्त हो गया इसमें, ठीक है ना। ये जो ई जो है अर्ध रक्त हो गया। ये सौतेला वाला जो सगा है और सौतेला कौन है, ठीक है ना, ये है। सी जो है सगा हो गया, ई सौतेला हो गया। तो सगा सौतेला का यहाँ बताया जा रहा है। सगा कौन है, पूर्ण रक्त का मतलब होता है सगा, अर्ध रक्त का मतलब होता है सौतेला। समझ गया है आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एकोदर रक्त, जिसे सहोदर रक्त भी कहते हैं, एकोदर रक्त भी कहते हैं। दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। एक ही पूर्वजा माने एक ही पत्नी, एक ही औरत से किंतु भिन्न भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। जैसे ये एक औरत है, ठीक है, इसके मान लीजिए इसकी शादी जो है बी से हुई थी, इससे एक बच्चा पैदा हुआ सी। अब बी की जो है डेथ हो जाती है, अब ए की शादी जो है हो जाती है डी से, ठीक है ना, इससे भी एक बच्चा पैदा हुआ एफ। तो ये जो, क्योंकि ए जो है इन दोनों की माँ है, सी की भी माँ है और एफ की भी माँ है, तो इसी को कहते हैं एकोदर या सहोदर। इस कंडीशन को कहते हैं एकोदर या सहोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण खंड ग और घ में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आता है। पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। अंग विहित से अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से विहित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपिंड, चाहे सपिंड नातेदारी जब निर्देशित किसी व्यक्ति के प्रति हो, माता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली की ओर परंपरागत तीसरी पीढ़ी, अर्थात तीसरी पीढ़ी जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी आती है, ऊपर वाली, ठीक है ना, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली की परंपरा की पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी आती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संपृक्त व्यक्ति से जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाता है ऊपर की ओर चलेगी, ठीक है ना। अब जैसे सपिंड का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे हिंदुओं में जो है एक है गोत्र, ठीक है, गोत्र एक है, शब्द है गोत्र। तो गोत्र किसे कहता है, गोत्र किसे कहा जाता है। आपको एक याद होगा, एक बहुत पुरानी कहानी है जो हमारे धर्मशास्त्रों में है कि एक बार पृथ्वी पे जो है प्रलय आ गया, और प्रलय आने के बाद जो है कुछ ऋषि मुनि जो थे वह एक नाव पे बैठ करके कुछ अनाज के साथ, वो जो है उनके साथ कुछ अनाज रहता है। प्रलय के बाद जब प्रलय शांत होगा तो अनाज के माध्यम से वो धरती पे जो है जो अनाज अपने साथ वो नाव में ले जा रहे थे, ठीक है ना, जो अनाज जो अपने साथ धरती पर जो अनाज अपने साथ वो नाव में ले जा रहे थे, तो प्रलय समाप्त होने के बाद जो है वो उन अनाजों को जो धरती पे बिखेर देते। तो गोत्र किसे कहते हैं, गोत्र का मतलब होता है वो जो 7 ऋषि, जो सप्त ऋषि होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सप्त ऋषि मंडल, तो वही 7 ऋषि हैं, वही 7 गोत्र हैं। यानी कि प्रलय के बाद वही 7 ऋषि जो है धरती के पहले व्यक्ति थे, उन्हीं से जो है पूरे धरती के व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, ठीक है ना। तो वही 7 ऋषि, जैसे किसी का गोत्र होता है कश्यप, किसी का वशिष्ठ, किसी का सांडिल्य। तो वशिष्ठ, सांडिल्य या कश्यप ये ऋषियों के नाम हैं जिनके आधार पर गोत्र का नाम पड़ा, ठीक है ना। गोत्र के आधार पर सभी के गोत्र एक ही समान, सभी जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के गोत्र एक ही हैं, सभी के 7 ही गोत्र होते हैं। इस रूप से देखा जाए तो सभी व्यक्ति समान हैं, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छूत है, ना कोई महान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपिंड हो गया, तो पिता के माध्यम से 5 पीढ़ी, देखिए पिता के माध्यम से 5 पीढ़ी, अब माता के माध्यम से 3 पीढ़ी, ठीक है ना। 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड कहे जाते हैं जबकि एक या तो एक
उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्वज हो जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो, उसे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं हम आपको अब आपको बताते हैं सपिंड नातेदारी क्या है। ठीक है। अब जैसे कि आपसे समझिए एक मिनट, जैसे कि आप समझिए यह एक पुरुष है और बी यह एक महिला है, इन दोनों में आपस में शादी होती है। ठीक है ना। अब सपिंड किसे कहते हैं? पुरुष की तरफ से 5 पीढ़ी, पुरुष की तरफ से 5 पीढ़ी, मतलब जैसे ये बुआ हो गया, एक ही एक बहन है बी, ठीक है ना, या एक का एक भाई है सी। ठीक ठीक ऐसे जैसे इनकी वंश वृद्धि होती जाती है। बी के 2 बच्चे हो गए, ठीक है ना, A1 B1, इनके भी 2-3 बच्चे हो गए, सी के भी। तो ये पिता की तरफ से जो वंशावली वृद्धि होती जा रही है ऊपर की तरफ, जैसे आप समझिए कि बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, चाचा का लड़का, काका का लड़का, इस टाइप का। ठीक है ना। इसमें 5 पीढ़ी तक जाएगा, ये 5 पीढ़ी तक जाएगा ऊपर तक। अब उनके लड़के के भी लड़के, उनके बच्चे के बच्चे होते हैं। और माँ की तरफ के 3 पीढ़ी, मतलब जैसे मामा हो गए या मौसी होगी, माँ की तरफ की है ना ये, तो मामा और मौसी इन्हीं के संदर्भ में गिना जाएगा, यानी कि एक ही गिना जाएगा। अब यहाँ शून्य से शुरुआत होगी। अब मामा के लड़के हो गए या लड़की हो गई, ठीक है ना, तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, उसके ऊपर जैसे उनकी वंश वृद्धि बढ़ती जाती है। इसी को कहते हैं सपिंड, यानी कि लोग एक ही पिंड के हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रतिसिद्ध नातेदारी में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रतिसिद्ध नातेदारी में। सपिंड आप लोग समझ गए कि जो हमारा जो संबंध ऊपर की तरफ, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, ठीक है, मेरे चाचा चाची हैं, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे छोटे माँ, ये सब सपिंड के एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्री। ठीक है ना। 2 व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्री के भीतर कहे जाते हैं यदि उनमें से एक दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो। ठीक है। यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो। ठीक है। यदि एक उनमें से दूसरे के भाई या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह या पितामही के भाई या मातामह या मातामही के भाई की पत्नी रही हो। चौथा, यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा और भाभी, मामा और भांजी, फूफी का भतीजा, मौसी और भांजा, या भाई बहन के अपत्य, भाई के अपत्य और बहन की अपत्य। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जो सपिंड नातेदारी जो मैंने आपको बताई है, सपिंड जो उसको बताई है, इनके बीच अगर यदि कोई संबंध होता है, ठीक है, इनके बीच यदि कोई संबंध होता है तो उसको प्रतिसिद्ध नातेदारी कहेंगे। अब जैसे आप समझिए कि जैसे ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच शादी हो गई। ठीक है ना। तो ए के 2 बच्चे हुए, ए बी के मिलन से जो है इनके 2 बच्चे हुए, 1 और 2। ठीक है ना। अब बी का जो मामा है, जो भाई है, उसके भी 2 बच्चे हैं। बी का भाई मान के चलिए सी है, सी के 2 बच्चे हैं। तो ये दोनों जो है मामा के बच्चे से शादी नहीं करेंगे, ये दोनों जो है इनके बच्चे से शादी नहीं करेंगे। यदि शादी करते हैं तो ये प्रतिसिद्ध नातेदारी के भीतर आ जाएगा, क्योंकि ये सपिंड है। सपिंड, ठीक है ना, जो सपिंड है यदि वह शादी करेगा तो वह प्रतिसिद्ध नातेदारी के भीतर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये जो पूरा दे दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा आप इस माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण च और छ के प्रयोजन के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है पूर्ण रक्त की नातेदारी, तथैव अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी, धर्मज रक्त की नातेदारी तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी, रक्तजन्य नातेदारी तथैव दत्तक नातेदारी, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि इस ढंग से आप समझिए, पूर्ण रक्त की नातेदारी तथैव अर्ध रक्त की नातेदारी, तो पूर्ण रक्त की जैसे नातेदारी चलेगी वैसे ही जो है अर्ध रक्त की नातेदारी चलेगी, ठीक है। धर्मज रक्त की जैसे नातेदारी चलेगी वैसे ही अधर्मज रक्त की भी नातेदारी चलेगी, ठीक है ना। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ए है, ए का एक लड़का है बी, ये धर्मज है, ए का एक लड़का है सी, ये अनैतिक है या अधर्मज है, ठीक है ना। अब बी के शादी होती है तो इसके 2 बच्चे होते हैं, अब ए की शादी होती, सी की शादी होती है, इसके भी 2 बच्चे होते हैं, तो इन दोनों के बीच जो है शादी नहीं होगी। यदि शादी होगी तो वह अधर्मज हो जाएगा, तो वह जो है मान्य नहीं है, वह प्रतिसिद्ध नातेदारी के बीच में आ जाएगा। भले ही है जो है इसकी माँ दूसरे की रही हो, हिंदू रही हो, मुस्लिम रही हो, कोई भी, लेकिन इनके बच्चों के बीच जो है शादी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा और आगे बढ़ करके भी, या इनके 2 बच्चे होते हैं, फिर इसके भी 2 बच्चे होते हैं, तो इन दोनों बच्चों के बीच शादी नहीं हो सकती है, वह अधर्म या प्रतिसिद्ध नातेदारी मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उन खंडों में नातेदारी संबंधित सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, जो मैंने बताया है आप समझिए उसको। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ करके जो है आप समझ सकते हैं। चलिए हिंदू विवाह, अब धारा 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू विवाह की शर्तें, 2 हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात पहला, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर का कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। यदि लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो पहले से उनकी न तो लड़के की कोई जीवित पत्नी हो और लड़की की ना कोई जीवित पति हो। दूसरा, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई, ठीक है, दोनों पक्षकारों में से कोई चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप विद्यमान सम्मति देने में असमर्थ न हो, यानी कि कुछ उसकी दिमागी स्थिति ऐसी हो कि वह जो है विवाह का जो है सम्मति देने में, विवाह की हामी भरने में जो असमर्थ न हो, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। इसको ऐसा समझिए, ये नेगेटिव लिखा है लेकिन आपको पॉजिटिव करके पढ़ना है, ठीक है। उसका मस्तिष्क जो है स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, ख, विद्यमान सम्मत देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, ठीक है ना। तो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि विवाह का अर्थ समझे और संतानोत्पत्ति का भी माने मतलब समझे। उसे उन्मत्तता का बार बार दौड़ाना पड़ता हो, उन्मत्तता मतलब मिर्गी का बार बार दौड़ाना पड़ता हो, ठीक है ना। उन्मत्तता का मतलब होता मिर्गी। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। चौथा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से एक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा दोनों के बीच अनुज्ञात न हो, वो प्रतिसिद्ध नातेदारी डिक्रियों के भीतर ना हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्रियों के बीच न हो, यानी मामा की लड़की मामा के लड़के से शादी न करे, ठीक है, इस टाइप का, या फूफा के लड़की से या फूफा के लड़के से शादी न करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि दोनों पक्षकारों में से एक को शासित करने वाली रूढ़ी प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपिंड न हो, और एक दूसरे के सपिंड न हो, ये जो दोनों है ये जो है एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है ना। ना सपिंड हो ना प्रतिसिद्ध नातेदारी के भीतर आवे, जब सपिंड होंगे तभी प्रतिसिद्ध नातेदारी के भीतर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
धारा 7, धारा 6 जो है उसको जो है डिलीट कर दिया गया है, धारा 6 को डिलीट कर दिया गया है। धारा 7 हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। पहला, हिंदू विवाह उनके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकता है, चाहे लड़की पक्ष की तरफ से चाहे लड़के पक्ष की तरफ से कर्मकांड स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, जहां की ऐसी रीति और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्तः 7 पद चलना, 7 फेरा लगाना आती हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्ध तब होता है जब 7वां पद चल दिया जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हैं, ये समझ सकते हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन, धारा 8 में विवाह का रजिस्ट्रेशन है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बस इतना आप समझिए। विवाह का रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, यदि आप करा लेते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं कराते हैं तो उसके न कराने से आपका विवाह जो है अविधिमान्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो आपका विवाह तभी विधिमान्य रहेगा। ये देखिए आप बता दिया गया है यहाँ पे देखिए बता दिया गया है, तो इसको ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ज्ञापक है कि नहीं कराना ही कराना है रजिस्ट्री इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई विदेश जाता है तो विदेश जाने के लिए यह एक शर्त होती है कि आपको कराना है, वहाँ के कानून के अनुसार, विदेश के कानून के अनुसार होता है। ठीक है ना। चलिए, जैसे अमेरिका आप जाएंगे अपनी बीवी को लेकर के, तो एक नोटरी बयान हल्फी देना पड़ेगा कोर्ट में, अंग्रेजी में लिखवाना पड़ेगा। अंग्रेजी में लिखा जाता है कि जो वहाँ पे अमेरिका में लगेगा, अमेरिका के जो डॉक्यूमेंट में ये लगता है। यदि कोई भी यूरोपीय कंट्री में आप जाएं तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट, एक नोटरी बयान हल्फी देनी पड़ेगी, लिखवानी पड़ेगी वहाँ के एम्बेसी को देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। ठीक है ना, सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। अब इसको इस तरीके से संबंधिए, ये इसी को कहते हैं विदाई का दावा, इसी को कहते हैं विदाई का दावा। जैसे एक पत्नी है, दोनों में ए बी में शादी हुई, कुछ खटर पटर हुआ, शादी होने के बाद 1 आध महीने बाद बीबी अपने घर, अपने पापा के पास चली गई, अपने घर चली गई। ठीक है, अपने घर चली गई। चली जाने के बाद जो है उसने कहा कि दहेज के लिए हमें मारते हैं या हमें पीटते हैं, सासू माँ जो है खाना नहीं देती हैं। ठीक है ना, ससुर जो है रातों दिन जो है जब मैं कमरे में जाती हूँ दरवाज़ा बंद कर देता है, मुझे बाहर नहीं निकलने देता है, इस टाइप के एलिगेशन लगाती हैं। तो कुछ केसेस भी आते हैं कोर्ट में इससे संबंधित कि दहेज का है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तलाक का मैटर भी आता है कुछ। तो लड़का जो है इससे बचने के लिए जो है, इन सब चीज़ों से कि खर्चा उसको न देना पड़े, तो ए जो है विदाई का दावा कर देगा कि कोर्ट को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं लड़की को बुलाना चाहता हूं, अपने पास रखना चाहता हूं, लेकिन वह जो है आना नहीं चाहती है। ठीक है, तो यह बचने का एक तरीका है थोड़ा सा केस को डिले करने का। तो आप ये समझिए विदाई का दावा इसीलिए होता है, कि थोड़ा सा हम बातचीत के माध्यम से जो है, जो हमारे बीच जो मनमुटाव हुआ है उसको कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सके। तो आप इसको पढ़ लीजिए। जबकि पति या पत्नी ने अपने को एक दूसरे के सहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतियोगिता के बिना प्रतिहरित कर लिया है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना, सहचर्य माने साथ साथ रहना, प्रतिहरित करना माने वापस ले लिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तब व्यथित पक्षकार यानी पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए जिला न्यायालय में अर्जी आवेदन करेगा। ठीक है ना, कर देगा, या अक्सर लड़का पक्ष ही करता है, लड़का पक्ष ही अक्सर करेगा। और न्यायालय ऐसी अर्जी के लिए किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापना डिक्री कर सकेगा। यह हमेशा वर पक्ष ही करता है। सेक्शन 9 जो है ये वर पक्ष के लिए ही खासकर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। खंड 1, विवाह का कोई पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात हुआ हो, धारा 13 उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट, धारा 13
धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, धारा 13 का उपधारा 1 जो है बहुत कुछ कहता है, ठीक है ना, बहुत कुछ कहता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। जैसे कोई व्यक्ति, बहुत सारी बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्रूरता है इसमें, ठीक है ना, अभी त्यक्त रखता है या दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है, चित्त विकृत हो गया है, धारा 13 में, धारा 13 उपखंड 1 में यही सब है कि किसी भी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त उपधारा अर्थात धारा 13 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, ठीक है ना, जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जाती है, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना हेतु अर्जी पेश कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि न्यायिक पृथक्करण के लिए जो है अर्जी तभी पेश किया जा सकता है जिस आधार पर धारा 13 में जो तलाक के आधार हैं वही न्यायिक पृथक्करण के भी आधार हैं। तो जो तलाक के आधार हैं वही न्यायिक पृथक्करण के भी आधार हैं। जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहाँ अर्जीदार इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, ठीक है ना। जहाँ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी गई हो वहाँ यह जरूरी नहीं है कि पति पत्नी दोनों साथ रहें, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी की अर्जी या द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी के लिए किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा, डिक्री को तोड़ भी सकेगा। ये जुडिशियल सेपरेशन का ये कुछ कूलिंग पीरियड है, ठीक है। थोड़ा सा जो है अलग रह कर के आप देख लें कि आपका दिमाग जब ठंडा हो जाए तो आप एक दूसरे से जो है साथ आ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। धारा 11 शून्य विवाह, धारा 11 शून्य विवाह। अब जैसे आप ये समझिए, धारा 10 के संदर्भ में थोड़ा सा मैं और बता दूं, न्यायिक पृथक्करण के संबंध में, यह जो है विवाह इससे समाप्त नहीं होता है। विवाह थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए स्थगित रहता है, जबकि तलाक में जो है विवाह का जो संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। न्यायिक पृथक्करण की अनुज्ञप्ति जब प्राप्त हो जाती है, जब उसका ऑर्डर प्राप्त हो जाता है, तो दोनों पति पत्नी साथ सहवास या साथ रहने के लिए दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। कुछ दिन तक पति पत्नी जो है दायित्व से कुछ दिन तक साथ रहने के लिए मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, सहवास से, यानी कि उनको एक साथ रहने से दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। न्यायिक पृथक्करण में विवाह संबंध समाप्त नहीं होता, इसलिए विवाह के पक्षकारों को सहवास पुनर्स्थापित करने से यह धारा नहीं रोकती, ठीक है ना। यदि आप फिर से दोबारा रहना चाहते हैं साथ में तो यह धारा जो है आपको रोकेगी नहीं, ठीक है, कि आप अपने संबंध को जो है, जो टूटने के कगार पे आ गया है, उसको आप रोक लीजिए। न्यायिक पृथक्करण का मतलब यही है कि थोड़ा सा जो आप पति पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा अलग रह करके देख लीजिए, ठीक है। उसका ये कहने का मतलब ये कूलिंग पीरियड है, जो दिमाग में आपके जो पति पत्नी के बीच जो गर्मी चढ़ी हुई है थोड़ा सा वो उतर जाए, ठीक है ना, इसका मतलब आप यही समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य विवाह। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो अकृत और शून्य होगा, और विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी, यानी कि अर्जी को उपस्थापित माने अर्जी पेश किया, उपस्थापित माने पेश करना, समझिए आप, ठीक है ना, अर्जी को पेश किया जाना, अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसे घोषित किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो शून्य विवाह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5, तो खंड 1 दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित न हो, खंड 1 जो यह कहता है,
खंड 4 कह रहा है, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली ऋण या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्रियों के भीतर न ही हो। तो खंड 4 जो है प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्री के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। खंड 1 कह रहा है कि दोनों विवाह के समय दोनों की कोई पति पत्नी जीवित न हो, वधु मतलब लड़के की कोई पत्नी और लड़की का कोई पति जीवित न हो। और खंड 4 जो है आपको बता रहा है कि प्रतिसिद्ध नातेदारी के बीच न आवे। और खंड 5 जो है यह सपिंड नातेदारी की बात कह रहा है। यदि आप इन तीनों शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो विवाह शून्य है, ठीक है। सपिंड नातेदारी, प्रतिसिद्ध संबंध और जो है जो विवाह के समय पति पत्नी जीवित ना हो, मतलब आपका पूर्व पति या पूर्व पत्नी जो है न हो। चलिए, शून्यकरणीय विवाह। शून्यकरणीय का मतलब होता है शून्य करने योग्य। यह हमारी इच्छा पर निर्भर होता है कि हम इसको विवाह को शून्य करना चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। शून्यकरणीय का मतलब होता है शून्य करने योग्य। कानून इसको शून्य नहीं करेगा, हम शून्य करेंगे। हमारे पास यह पावर है, पति या पत्नी के पास यह पावर है कि विवाह के संबंध को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं, ठीक है। कानून इसको शून्य नहीं करेगा। यह पति पत्नी या मर्द और औरत के बीच, या मर्द या औरत जो चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो क्या करना चाहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है ये। कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ से चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा। बातिल का मतलब शून्य, बातिल का मतलब शून्य। अकृतता की डिक्री के अनुसार जो है वो बातिल किया जा सकेगा। अकृतता मतलब उसका कोई आकार न दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संबंध नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं, समझदार हैं ही, इसमें ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना है। कि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। धारा 5 के खंड 2 क्या है, जो चित्त विकृतता वाला है मैटर, कि चित्त विकृतता के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मत देने में असमर्थ न हो, पहला। दूसरा यह है, विधिमान सम्मत देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह के संतानोत्पत्ति और अयोग्य हो, संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो, ठीक है ना। तीसरी शर्त यह है कि उनमें उन्मत्तता का बार बार दौड़ाना पड़ता हो, मिर्गी का बार बार दौड़ा न पड़ता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सम्मति ली गई है, यानी कि जो सहमति ली गई है, सम्मति मतलब सहमति होता है, वह बल प्रयोग द्वारा, कपट द्वारा इस प्रकार से न ली गई हो, ठीक है ना। कपट द्वारा न ली गई हो, चाहे वधु की चाहे वर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो दिखाया किसी दूसरे का, शादी हो रही किसी दूसरे से, ठीक है ना। इस टाइप का होता है हमारे समाज में, जानते ही आप लोग हैं। शादी तय हो रही है बड़े भाई की, दूल्हा बन के गया छोटा भाई। तो इस तरीके से जो है कपट धोखा न हो। लड़की का जो है बल प्रयोग के द्वारा उसकी सहमति न ली गई हो, नहीं तो तुमको करना ही करना है, इस टाइप का नहीं। आगे बढ़ते हैं। कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती न हो, ठीक है ना। दूसरा, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह को बालतीकरण की कोई अर्जी, यानी शून्यकरण की कोई अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के परिवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के 1 आध वर्ष के पश्चात दी जाए, ठीक है ना। तो यदि आपको बल प्रयोग या कपट या धोखे का पता चल जाता है और 1 वर्ष के बाद यदि आप उसकी अर्जी देते हैं तो अर्जी ग्रहण नहीं की जाएगी। इसमें टाइम बता दिया गया है 1 वर्ष से, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है कपट वपट का, जितना भी कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सहमत से पति या पत्नी के रूप में रह रही है, ठीक है ना। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए।
ख उपधारा 1 के खंड ख में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण न की जाएगी जब तक कि न्यायालय यह समाधान न हो जाए कि क कि पहला, अर्जीदार विवाह के समय अवकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था। न्यायालय यह देखेगा कि जो कुछ आप जो आवेदन दे रहे हैं इन सब से संबंधित, कि आप जो है विवाह के समय इन सब चीज़ों से भिन्न अनभिज्ञ थे, आपको किसी ने बताया नहीं, या बताया तो आपने मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा के कारण उसको स्वीकार कर लिया। जैसे मान लीजिए हम दुल्हन को यह पता चल गया कि लड़का दूसरा है, तो ये उसने सोचा कि हमारी माँ बाप की इज्जत समाज में न उछले, इसलिए चलो शादी कर लेते हैं, इस टाइप का। दूसरा, कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में, ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित विवाहों की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई। कुल मिला के एक ही वर्ष का समय आपके पास। यहाँ देख लीजिए, अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। ठीक है, आप समझदार हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, पढ़ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद का जो धारा 13 है, विवाह विच्छेद तलाक जिसको कहते हैं। पहला, कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ से चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा। ठीक है ना, तलाक की जो अर्जी जो है इस आधार पर जो है विघटित विवाह विच्छेद किया जा सकेगा, यानी कि उनको अलग किया जा सकेगा। पहला। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक मैथुन किया हो। ठीक है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के यानी विवाह के पश्चात क्रूरता के व्यवहार किया हो, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक। मारपीट हुई हो घर में, या दहेज के लिए या स्कूटर मोटरसाइकिल या सुंदरता के लिए उसको प्रताड़ना दिया गया हो। ठीक है, ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता में आता है। ये सब मारना पीटना, उसको ताना देना औरत को, ये सब जो है मानसिक क्रूरता में आता है। ठीक है। दूसरा, एक ख जो है, दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अविवाहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक निरंतर कालावधि अर्जीदार ने अभित्यक्त रखा है। जिस समय उस औरत ने या पति पत्नी ने जो भी जो है 2 साल तक जो है अभित्यक्त रखा है। ठीक है ना, 2 साल तक जो है उसको अभित्यक्त रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 13 खंड 1 पति पत्नी दोनों को मिला हुआ है। ये जो अधिकार है पति पत्नी दोनों को मिला हुआ है। और जबकि 13 खंड जो है मात्र सिर्फ पत्नी को दिया गया है, या अक्सर परीक्षा में जो है पूछा भी जाता है। 13 खंड 1 जो है पति पत्नी दोनों को यह मिला हुआ है, जो कानून कह रहा है। और 13 खंड 2 सिर्फ पत्नी को मिला हुआ है, वह ग्राउंड जो है सिर्फ पत्नी के पास है। यहाँ पर है दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है या परिवर्तित हो गया है। आजकल जानते ही हैं आप, हिंदू जो है मुसलमान बन जा रहा है शादी करने के लिए, फिर से हिंदू बन जा रहा है। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त है। दूसरा पक्षकार जो है इतना विकृत चित्त है कि उसको दवा दारू से सुधारा नहीं जा सकता। उसका मस्तिष्क जो है इतना बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है कि दवा से जो है निकट भविष्य में ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। निरंतर या अंतरायिक रूप से इस प्रकार और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रह रहा है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थित के साथ रहे। ठीक है, इतना पागल हो गया, पति या पत्नी दोनों में मानसिक विकार इतना ज़्यादा हो गया है, वह एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, ना रह सकते हैं। स्पष्टीकरण इस खंड में मानसिक विकार पद से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, मतलब न्यूरोलॉजिकल जो है कुछ परेशानी है उसको दिमागी रूप से। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए
एक कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ जिसको कहते हैं, कुष्ठ रोग को कोढ़ कहते हैं। संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है। संचारी मतलब जो छुआछूत के रोग होते हैं, जैसे टीबी हो गया। टीबी और टीबी में अंतर है, ठीक है ना। यह है टेलीविजन, यह है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस माने टीबी। छठा, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका। प्रवज्ञा का मतलब संन्यास ग्रहण कर चुका है, संसार छोड़ने की जो होता है नहीं है, संन्यास ग्रहण कर चुका है, बस इतना समझिए आप। सातवां, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना। जिन्होंने उनके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकता सुनता। समझ रहे हैं ना आप? यानी 7 वर्ष तक हमने कुछ नहीं सुना कि हमारा पति जीवित है नहीं जीवित है। यदि जीवित होता तो पत्नी, माँ, भाई, बहन, बेटा कोई ना कोई जरूर सुनता कि फलाना जीवित, हमारा बाप जीवित, हमारा बहन जीवित है या हमारा भाई जीवित है, जरूर सुनता वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण। अभित्यजन पद से विवाह से दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो विवाह का कोई पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ। पहला, की कार्रवाई में पारित, कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार आप इसको समझिए। दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापना के लिए, ठीक है ना। पुनर्स्थापन, प्रतिस्थापना माने दोबारा स्थापित करना। तो आगे बढ़ते हैं। पहला, कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व विवाह कर लिया था या अर्जदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था। दूसरा, पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन और पशुगमन का दोषी रहा है। बलात्संग का मतलब रेप मान के चलिए, गुदा मैथुन का मतलब होता है, अब क्या इसके बारे में बताएं। पशुगमन का मतलब पशुओं के साथ कुछ गलत किया उसने। आगे बढ़ते हैं। ये सब पत्नी को अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। ये सब जितने हैं आपको पत्नी को अधिकार प्राप्त है। ये सब धारा 13 खंड 2 जो है, यहाँ से जो है ये अधिकार सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। यदि उसका पति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो पत्नी जो है तलाक का आधार ले सकती है, तलाक ले सकती है। यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको पढ़िए आप। कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया। उसका विवाह जो है यदि 15 वर्ष से पहले हो गया हो
और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह निराकरण के लिए दे सकती है। तो यदि किसी लड़की की शादी 15 वर्ष से पूर्व हो जाती है तो उसको यह अधिकार है, या अधिनियम द्वारा यह अधिकार उसको दिया गया है कि 15 से 18 वर्ष के बीच वह न्यायालय में अर्जी डाल सकती है, जिससे उसका विवाह जो है कि वो कह सकती है भाई हमारा विवाह सही नहीं हुआ, हमारे मर्जी से नहीं हुआ है, मैं इस लड़के को नहीं पसंद करती हूँ। तो इस आधार पर जो है उसका जो विवाह जो है वो निराकृत कर दिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा कानून के निगाह में। ये महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है परीक्षा में। लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 13 क विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यर्थी का वैकल्पिक अनुतोष, यानी कि जो रेमेडीज उसको मिलती है क्या है। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर, कौन सी दशा को छोड़कर, उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 के उपखंड 1 खंड 267 खंड 267, ठीक है, इसको याद रखिए 267 200 है ये 267, इसको ऐसे याद रखिए 200 धारा 13 267 इसको याद रखिए इस नंबर को। धारा 13 खंड 267 में वर्णित आधारों पर यदि न्यायालय मामले में परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए यह न्यायसंगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में इस धारा के बारे में, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय विवाह विच्छेद, ये पूछा जाता है न्यायालय विवाह तलाक के स्थान पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री कब पारित करेगा। ठीक है ना। तो उसमें धारा का जो है लिया रहा है 13 जो मैंने बताया अभी वो रहेगा, 13 367 रहेगा या 467, ऐसे करके बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। आजकल जो बड़े बड़े घरों में होता है वो ऐसे ही होता है, पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। कि अब मैं आप जैसे ऋतिक रोशन का हो गया, ठीक है ना, ये मलाइका खान का और अरबाज खान का हो गया, इस टाइप से। तो यह जो पारस्परिक सम्मति से विवाह होता है ये अब बड़े बड़े घरों में होता है, जबकि छोटे घर में बहुत कम होता है, क्योंकि उनको मेंटेनेंस चाहिए। जैसे छोटे लोगों के बीच कम होता है, ये बड़े लोगों का फार्मूला है ये। खंड 1 इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख के 6 मास के पश्चात और उस तारीख की 18 माह के पूर्व। देखिए ना, 1 साल से अलग रह रहे हैं, जब वो अर्जी पेश करेंगे तो 6 माह से 18 माह के पूर्व दोनों पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्ताव यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई है तो न्यायालय पक्षकार को सुनने के पश्चात ऐसी जांच करने के पश्चात जो ठीक समझे अपना समाधान कर लेने पर विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रत्यय सही हैं तो उनको जो है तलाक दे देगा, मतलब डिक्री पारित कर देगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है पहले से ही समझौता तय रहता है कि हम आपको कितना पैसा देंगे, आप जो है हमसे तलाक ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। जैसे आपकी शादी हुई है और जब तक 1 साल नहीं हो जाता है, ए बी के बीच शादी हुई फरवरी 2021 को, यह विवाह की अर्जी तभी डाल सकते हैं फरवरी 2022 के बाद।
जब 1 साल हो जाएगा, फरवरी 2022 के बाद ही यह विवाह के जो तलाक की अर्जी है या विवाह विच्छेद की अर्जी जो है न्यायालय के सामने रख सकते हैं, 1 साल के अंदर नहीं। ठीक है, इसके बारे में यह बताया गया है। एक वर्ष न बीत गया हो, परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष के बीतने के पूर्व खंड 2, थोड़ा सा आप इसे पढ़िए। मित्रों, ये जो है सेक्शन आज मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगला जो है वीडियो जो है धारा 15 से आगे की वीडियो जो है मैं दूसरे खंड में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है और उबाऊ भी होती जा रही है जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।